आज हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग कराएंगे इस कोर्स में डिटेल में, प्लस उसके बाद 15-20 मिनट ये बात होगी। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ओरिएंटेशन होगा। जैसे मेरे पढ़ाने का एक हम लोगों को सबका ही ये है कि जो हम पढ़ाएंगे उसकी एक ब्रीफ हो जानी चाहिए पहली क्लास में, ताकि आपको पूरे सिलेबस का आइडिया रहे कि कब क्या कैसे होगा, है ना। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग कराएंगे जब, तो आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इतना पढ़ लूँगा तो कंप्लीट है ना। जनरली सिविल सर्विस में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सी ऑथेंटिक चीज़ें वो ना पढ़ाई जाती हैं और ना वो नॉर्मल बुक्स में है। वो कह रहा है कि जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का सर्वे, वो लोग नहीं पढ़ रहे। मैं अभी आपको कराऊंगा तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिखेंगे कि ये कहाँ से आए। फिर उसके बाद सवाल कैसे बनता है, बेसिक बात है सवाल कैसे बनता है। अगर मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है और मार्जिन मेरा मिनिमम मार्क्स 19 है, इतने मतलब जनरल कैटेगरी कट ऑफ से, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई अगर सीख ली जाए तो आप पास हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे होंगे, और उसको सीखने के लिए 2-3 साल की ज़रूरत नहीं होती। वो एक एटीट्यूड है। अभी अब मैं जब बताऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे जब, तो आप उस एटीट्यूड को समझेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। देखिए, एग्जामिनर जो सवाल बनाता है वो ही क्या है, ह्यूमन, ठीक है, वो ह्यूमन है। अगर आप ह्यूमन है तो हमारे सोचने का नज़रिया लगभग एक जैसा है, बट हमको ये पकड़ना है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, ठीक है। अगर आप ये पकड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि 87 मार्क्स अभी तक ऑथेंटिक कट ऑफ 2021 का यही था, ठीक है। 2022 का अभी आया नहीं, तो आप ये पाएंगे कि इस कट ऑफ के बहुत ऊपर मार्क्स ला देते हैं। रीजन बिंग लोग ला रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ तकरीबन जा रहा है 100 मार्क्स, और सिविल सर्विस में कट ऑफ जा रहा है 87 मार्क्स। तो ये देखने वाली बात है कि 900 कुछ लोगों ने 100 मार्क्स के एबव स्कोर किया। मतलब ये तो कट ऑफ है, कुछ उसमें से तो 10-120 भी किए। तो अगर वो लोग इतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हर बार ऐसे स्कोर करता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा, तो आप क्यों नहीं करते? अगर 1000 लोग कर रहे हैं तो ये पैटर्न है। उस पैटर्न को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन्वायरमेंट वाले उसमें आ जाएंगे। तो एक पीपीटी हमने बनाया है, ठीक है, मैं खोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग, ठीक है, ये इसमें हमने क्या किया है, सारा चीज़ एक एक करके हमने बताई। तो अभी सागर सर कुछ हिस्ट्री में बात करेंगे, मैं कुछ बाकी इन्वायरमेंट क्लासेस शुरू करता है। तो हम क्या क्या पढ़ाएंगे इस पर देख लेंगे, फिर उसके बाद 15-20 मिनट में खत्म हो, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि ओरिएंटेशन क्लास भी कुछ फ्रूट्स मिले। क्योंकि जो यहाँ लोग आए हैं, ये जान लीजिए हर लाइन से एक सवाल बनता है जो हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कराते हैं, ठीक। तो अभी आप देखेंगे जैसे ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इंग्लिश में लिखा है, कोई समझता, मैं हिंदी बोलता रहूँगा, ठीक है, मैं बोलता रहूँगा हर शब्द की हिंदी, ठीक है। तो हमने इसको पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सिलेबस को कवर किया है 15 क्लास में। ये क्लास लगभग 2.5 से 3 घंटे, पौने 3 घंटे होगी मैक्सिमम एक क्लास। तो अगर आप 3 घंटे भी मान लें तो ऑलमोस्ट 45 आवर्स में हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? इन्वायरमेंट इकोलॉजी की 15 क्लास क्यों? आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि इसके सवाल बहुत आते हैं। हाँ, 20, कभी कभी 25 भी है, और हमारी क्लास से और ज़्यादा आएंगे। रीजन बिंग कि हमारी क्लास केवल इन्वायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। अभी जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको मैं एग्जाम्पल्स लूँगा, आप बोले कि हाँ, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी जाते हैं। सपोज अगर हम वेजिटेरियन पढ़ रहे हैं तो मैंने बोल दिया बॉर्डियोक्स, तो आजकल ये सवाल बनते हैं, बॉर्डियोक्स की वाइन बहुत फेमस, बॉर्डियोक्स रीजन जो है उसकी वाइन बहुत फेमस है। और चूंकि यूपीएससी अब उस पर नहीं है कि कैसी क्लाइमेट है, नो, अब वो अंदर घुस रहा है कि सिट्रस फ्रूट है तो ठीक है, बट सिट्रस फ्रूट से बनता क्या है? इससे वाइन बनती है ना। तो इंटरव्यू में पूछा गया, मेरे एक फ्रेंड से बॉर्डियोक्स रीजन के बारे में बाकायदा डिटेल में पूछा गया, और वही देखिए, जो सवाल इंटरव्यू में बनते हैं वही पीयू से बनते हैं, वही मेरे से। जब हम सवाल देखेंगे कि तब आप जानेंगे। तो इसलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आप उस बैकग्राउंड को समझें, और उससे अगर कुछ सवाल भी आते हैं तो भी आप लगा पाए। जैसे मान लो ऐसे ही सवाल में ले लूँ, फ्रांस का बॉर्डियोक्स रीजन फेमस है, तो आपको अगर पता है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है इस रीजन में, तो आपको अंदाजा होना चाहिए, अब जो ऑप्शन होंगे उससे अंदाजा लगाना है कि वाइन के लिए फेमस है या किसी और चीज़ के लिए फेमस है। ऐसे करके मतलब हम लोग अंदाजा लगा के भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने फंडामेंटल्स लिए हैं, पर ये तो आज पूरा देख ही लोगे आप, क्योंकि ये डिटेल में हम बताएंगे, है ना। तो फंडामेंटल की मैंने 4 क्लास रखी है यहाँ पे। उसका रीज़न है कि इसमें जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सब कवर होगा, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसमें लिखा है
बायोम को हमने दो पार्ट में स्पेशली बांटा है। रीजन बीइंग बायोम जो है तकरीबन 8-10 बायोम हम पढ़ेंगे और उससे हर साल 1 से 2 सवाल आता है, हर साल आता है, मतलब बार बार वही सवाल आ रहा है। तो इसको बहुत साइंटिफिकली पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं हम, सपोज करो मैं कहूँ कि द्वितीयक सक्सेशन पढ़ा है आपने, द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन पढ़े, ठीक है। अब मैं अगर सवाल आपसे पूछूं कि सेकेंडरी, इसी चैप्टर्स में से होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह, ठीक है, कि सेकेंडरी सक्सेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा या नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में द्वितीयक अनुक्रमण होगा कि नहीं, होगा या नहीं, बताइए। आप में से कितने लोगों को एक्सपोजर है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पहले से, बताइए। आपने पढ़ा है कभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी? नहीं पढ़ा होगा, क्लास में वो पूरा पढ़ाएंगे, अभी मैं कुछ कुछ सवाल ले रहा हूँ। नहीं होगा द्वितीयक अनुक्रमण, इसलिए नहीं होगा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। होता क्या है, ऐसे सवाल आए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। होता यह है कि जब इसकी बात करें अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको पता है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अमेजन वर्षा वनों में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो पेड़ काटे ही नहीं जाते, ठीक है। मतलब कोई, मतलब बहुत बहुत तो पेड़ तो 5-5 हज़ार साल से वहाँ पे एक एक प्लांट, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब क्या होता है, वो वहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, सुना है ना, इसीलिए इनका नाम है अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। आ जाइए, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में अगर बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं तो वो क्या करेंगे, वो पूरा न्यूट्रिशन सॉइल का ले लेंगे, और जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो बारिश बहुत होती है वहाँ पे, है ना, तो बारिश से बह जाएगा, लीचिंग हो जाएगी, सीपेज हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं। तो मान लो अमेजन के वन को कोई स्मगलर काट ले जाएगा या खेती करने के लिए काट के हटा दिया गया वहाँ से, तो जब न्यूट्रिशन ही नहीं है ज़मीन में तो क्या द्वितीयक अनुक्रमण होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग समझेंगे आगे। तो क्या है, बहुत कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बट चूंकि आपको पढ़ाया नहीं गया इसलिए आपके लिए मुश्किल है। ऐसे लोग नहीं पढ़ाते, मैं नहीं जानता क्यों नहीं पढ़ाते, सवाल आए हैं जबकि। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को लंबा खींचेंगे और बायोम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब न्यूट्रिशन नहीं से एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो अगला पॉइंट है कि यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड्स प्लांट होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी नाइट्रोजन की सप्लाई पूरी नहीं होती, तो वो इंसेक्ट को खा के पूरा करते हैं। तो लॉजिकली अगर मैं ना भी ये पता होता, लेकिन आपको केवल न्यूट्रिशन की बात पता हो, तो लॉजिकली आप यही बायोम मारते कि इंसेक्टिसाइड प्लांट्स कहाँ होते हैं, यही मारना चाहिए कायदे से। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि साइंस क्या है, मतलब सोचना चाहिए क्या है, ठीक है। तो उसके आगे इसी तरह से हमने बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, ठीक है। बहुत बार अल्फा बीटा गामा में ही हम लोग परेशान रहते हैं, ठीक, वो सब यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इफर्ट, ये तो कि अभी मैं डिटेल में आज ही कराऊंगा, इसलिए इसको बहुत बात नहीं करते हैं। अभी इसके आगे दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन के हमने 3 लेक्चर रखे हैं। पोल्यूशन एक्चुअली ज़्यादातर आपके पढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने 3 लेक्चर इसलिए रखे हैं कि हो सकता है आप ना पढ़ें घर पे, ये थोड़ा रटने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझने वाली हैं, बट स्टिल हमने 3 रख दिया। अदरवाइज मैं जनरली एक क्लास में पढ़ाता हूँ पोल्यूशन, मैं बोलता हूँ घर से पढ़ो आप लोग, क्योंकि ये आपके डोमेन का है। बट मैंने देखा बुक्स क्या है, बहुत मोटी है, बहुत थिक बुक्स हैं। जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम है, इसका लिमिट नहीं है कि कितना, इतनी मोटी मोटी किताब है। जैसे आप जो बेस्ट बुक अभी चल रही है PMFIS की है, उससे लोग पूछते हैं बुक्स पढ़ें, मैं कहता हूँ आप मत पढ़ो, टीचर को पढ़ना चाहिए, बहुत मोटी किताब है। उतनी मोटी किताब में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो और आप पचा भी नहीं पाएंगे। तो हमारा फोकस बन रहेगा कि आपको याद कराना, आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ में पहुँचाना और उस चीज़ को ईजी वे में प्रेजेंट करना। बहुत से प्री नोशंस हैं, लोग नहीं समझते उन चीज़ों को, तो वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसलिए इसकी भी 3 रख दी है, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे रहेंगे तो पढ़ लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हमारा है ज्योग्राफी का, इसके बाद आपकी ज्योग्राफी आएगी। इस पे जो क्रोनोलॉजी है इस हिसाब से हम नहीं चलेंगे, यहाँ पे हमने इसलिए दिया है क्योंकि सब कवर करना है हमें, ठीक है। बट वेटेज कहाँ ज़्यादा रहेगा, उस पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे और वर्ल्ड मैपिंग के रिसोर्स पे, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के सवाल ज़्यादा वहीं से आते हैं। फंडामेंटल्स में कराऊंगा सारे, लेकिन आपको कम फोकस के साथ कराऊंगा, है ना। जो जितना नियम सिद्धांत वाला पार्ट है, जैसे सिंगुलैरिटी में बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, बिग बैंग कैसे हुआ सब बताऊंगा, है ना, और कैसे आइंस्टीन का थ्योरी काम करता है वो सब बताएंगे, ठीक। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे और मैथ पे। यहाँ की क्लासेस थोड़ा कम हो जाएंगी, इसी में मिक्स रहेंगी,
जिसे मिक्स करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग किया हमने, पढ़ते वक्त इतना अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि इसका बहुत सा पार्ट इन्वायरमेंट में भी कवर होगा, इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट यहाँ कवर होगा, तो मोर और लेस पूरा पूरा हम लोग कवर कर देंगे। तो मतलब इसकी 13 क्लास हमने दी है, तो 15 और 13 कितना हुआ, 28 क्लास। 28 क्लास में मैं गारंटी देता हूँ आपने जीवन में जितना भी इन्वायरमेंट पढ़ा हो, जिससे भी पढ़ा हो, जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ी हो, बदल जाएगा सब, गारंटी इस बात की, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक, उसके बाद आ रहा आएगा हिस्ट्री का, तो इस पर सर बात करेंगे थोड़ा। हेलो, मेरा नाम सागर गुप्ता है, और बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम के हैं और कितने इंग्लिश मीडियम के हैं। तो हिंदी मीडियम वाले एक बार हाथ खड़ा कर दें, और एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी कर दें थोड़ा। तो हैं, मतलब दोनों के हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक या एक से ज़्यादा प्री में? अच्छा, चलिए इसमें भी कुछ है। देखिए, हिस्ट्री में कुछ लोगों जो देखा गया है, आप सबको पता है कि जो मॉडर्न इंडिया है उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। वेटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, मिडाइवल इंडिया और एंशियंट इंडिया है, उसका कंपेरेटिवली कम है अगर आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया से। परंतु जो देखा गया है, कई लोगों को दिक्कतें पहले मॉडर्न इंडिया में इतनी नहीं आती थी, पर कुछ समय से मॉडर्न इंडिया में भी बहुत डिफ़िकल्ट सवाल लोगों को लगता है पूछे जा रहे हैं। डिफ़िकल्ट इस क्षेत्र में कि बहुत ही ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है जो अभी तक की मेन स्ट्रीम में नहीं थी, या फिर कुछ ऐसी मेन स्ट्रीम की चीज़ें पूछ ली जिसमें एक वर्ड इधर से उधर होकर, जैसे वेस्ली का कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें रिचर्ड वेस्ली है कि कोई और है, इस तरह का कोई सवाल आ गया। तो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, और वो चीज़ जो कभी यूपीएससी ने पहले कभी नहीं पूछी पर नया पूछ लिया, तो उस तरह के सवाल ढूंढने के चक्कर में नई नई चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा अप्रोच ये रहेगा कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स यूपीएससी को ज़्यादा जिसमें सवाल पूछे गए वो हमारे फोकस में रहेंगे। सब कुछ कवर करने के चक्कर में प्रीलिम्स में लोगों को क्या लगता है कि हर तरह का सवाल, क्योंकि कभी ना कभी तो पूछा ही गया है, तो वो सब तरह के सवाल करने के चक्कर में कोर्स को इतना बढ़ा लेते हैं, अपने रिसोर्स मटेरियल को इतना बढ़ा लेते हैं कि एंड में जब पेपर आ जाता है तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसको समेटना और मुश्किल हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जिसका आप रिवीजन पेपर के पहले कम से कम 5 से 6 बार नहीं कर सकते, उस चीज़ को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड स्केल पे काम करती है और पिक्चर मेमोरी पे काम करती है। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने एक दो बार कोई चीज़ पेपर के ठीक पहले पढ़ी हो और उससे हो गया हो, पर वो बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स है। और हर चीज़ आप पेपर के एकदम पहले एक बार में पढ़ के रिवाइज पेपर में उसको रिकलेक्ट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये रखेंगे कि हमारे सोर्स मटेरियल कम हो, पर जो हमारे सोर्स मटेरियल हो उनको हम बार बार पढ़ें, उनको कम से कम हमारी आंख से 5 बार निकालें। आइडियल सिचुएशन तो उससे ज़्यादा है, पर मैं फिर भी बोलूँगा कम से कम 5 बार तो आप निकालें, ताकि आप जब उसका कोई भी सवाल उस टॉपिक का आए तो आपको ये याद रहे कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या है। ये एग्ज़ाम जो है वो कॉन्फिडेंस का भी एक गेम है। कॉन्फिडेंस का गेम इस तरीके से है कि मान लीजिए आपने जो पढ़ा है उस पर फिर आपको भरोसा रहना चाहिए कि मैंने इस क्षेत्र में, इस टॉपिक में जो पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है, और इसके बाहर अगर कुछ पूछा जा रहा है तो देयर इज़ अ चांस कि वो गलत है स्टेटमेंट। इतना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने जो सोर्सेज हैं, जो जो जिसको हम मानते हैं कि सही सोर्सेज है, उसको पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। और देखिए, ये तो समुद्र है, सब ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। हो सकता है इतना पढ़ने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे आ जाए जो आप सोल्व परीक्षा में 2 घंटे में ना कर पाए, पर हमें देखिए 200 नंबर के पेपर में 200 नंबर तो लाने नहीं है। ये एक कंपटीशन है जिसमें आपको बाकियों से रेस में आगे निकलना है। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें जितनी सीट्स आपको एक सीट क्लेम करनी है, तो एक कंपटीशन है। तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस आएगा आपकी तैयारी से, जो एक विधिवत तरीके से हो, और तैयारी आपने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इस तरह से करी हो कि आपको ये भरोसा हो कि जो मेरे टीचर ने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ा है, वो जरूरी है एग्जाम का। और अगर मैं उसमें से कोई सवाल उसके बाहर आ रहा है तो यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू लीव दैट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए कि मैक्सिमम लोगों को सवाल नहीं आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किस तरह से किया है। हमने कोशिश करी है कि वो टॉपिक्स जिसमें यूपीएससी ने जनरली सवाल बहुत कम पूछे हैं उनको कम वेटेज दिया जाए, और वो टॉपिक्स जिनमें यूपीएससी जनरली सवाल पूछता है उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाए। कई स्टूडेंट से बात करने पे मुझे ये लगा कि क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट, यानी अपने जो पास्ट का एक क्रोनोलॉजिकल अध्ययन। आप उसको क्रमवार पढ़ें कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। अगर आप उसको ईयर वाइज
डायनेस्टी वाइज पढ़ेंगे तो इजी रहेगा याद करना, और हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि एक कालखंड की जो घटना हो रही है, एक समय की जो घटना हो रही है, उनका आपस में लिंक कर सकें कहानियों के द्वारा और कुछ ऐसी बातों के द्वारा जिनसे वो इंटरेस्टिंग आपको लग सके। कई बार कई लोगों को नाम याद रखने में दिक्कत होती है, क्रोनोलॉजी याद करने में दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो बार बार आपस में बात करके और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हम उनको सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व करके हमारी नॉलेज और हमारे मेमोरी को इस तरह से रखें कि वो आपको याद रह पाए। हम जितनी भी ये लेक्चर्स हैं, 15 हैं, 14 लेक्चर्स हैं, हो सकता है 1-2 लेक्चर आपकी नीड के हिसाब से हम ज़्यादा कर दें या आपकी नीड के हिसाब से कम कर दें 1-2 लेक्चर, पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर लें। तो मैं कह रहा था कि इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप ये क्लासेस कर लें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के ही नहीं, पर यूपीएससी के और भी जो एग्ज़ाम है जो ग्रुप ए सर्विसेज के हैं, उनके क्वेश्चन भी आप कंफर्टेबली आप सोल्व कर लें। जब आप यहाँ क्लास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और वो सवाल जो कि और भी आप जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनमें करेंगे, और जब आप उनमें ये पाएंगे कि आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो आपकी अपेक्षा अनुरूप आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि किसी भी टॉपिक से इतना सा बस मेरा रहेगा कि जब आप क्लास में आ रहे हो, जो टॉपिक आपको पहले ही बता दिया जाएगा अगली क्लास में क्या पढ़ाया है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लें। अगर वो भी ना देख पाएँ तो कम से कम ये देख लें कि इस टॉपिक में क्या क्या काम का है, क्या क्या काम का नहीं है। उससे क्या होगा कि आप मुझसे उस क्लास में पूछ पाएंगे कि आपको क्या डाउट है, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा वो क्लास। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर कर आएंगे तो यू कैन गेट मोस्ट ऑफ मी फ्रॉम मी, क्योंकि शिक्षक जो यहाँ खड़ा है वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा ही और अच्छा ही पढ़ाएगा, पर हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप पहले से डाउट लेकर आएँ तो आपको ये पता हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। नहीं भी आएगी आप अपनी अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी यू कैन आस्क। बट अगर ये आप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास रहेगी। इंटरेक्टिव क्लास इज़ ऑलवेज बेटर देन वन वे कम्युनिकेशन। क्लास इंटरेक्टिव रहेगी तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपके कुछ गलतियां होंगी, आप बात करेंगे तो गलतियां उसी समय सही हो जाएंगी, तो आपके मस्तिष्क में, आपके मेमोरी में दे विल बी इंस्टिल, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। बाकी हम अगर आप ये भी ना करें, आप किसी कारण से हर बार ना कर पाएँ, तो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास इंटरेक्टिव रहे ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। कोई किसी को कोई डाउट है हिस्ट्री को लेके कि कोई जनरल डाउट है कि आप चाहेंगे कि उसको भी, वैसे तो हमने सब उसको ऐड करा है हमारी क्लासेस में, पर आपका कोई फोकस हो कि हम उसको भी क्लासेस में ऐड करें, कोई आपका कोई ऐसा डाउट हो, फील फ्री, मतलब ऐसा मत सोचिएगा। हाँ बताइए। जनरली साउथ के जो मॉडर्न, हाँ तो मॉडर्न इंडिया से नहीं होगा ना फिर। अच्छा अच्छा तो वो तो मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे सवाल जो कभी पूछे नहीं गए हैं और आउट ऑफ द ब्लू जो स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं है पर कभी पूछ लिए गए हैं, उनके पीछे हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो बात यह है, हाँ हाँ देखिए, जब आप के हिसाब से आप क्लास अच्छे से कर लेंगे, टीचर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप अच्छे से कर लेंगे, रिवाइजन अच्छे से कर लेंगे, तो मैंने यही बोला कि कॉन्फिडेंस का गेम है। पहली बात तो आपको 100 के 100 सवाल सही नहीं हल करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा ऐसा सवाल है जो लगभग सबने पढ़ा होगा, वो गलत नहीं करना है। तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-50 होते हैं जो एवरेज पढ़ाई से आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, वो सवाल गलत नहीं होना है। वो सवाल गलत नहीं होगा तो फिर आपको जो इस तरह के बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपको फिर एलिमिनेशन करना है कि कौन सा सवाल आई विल अटेम्प्ट, कौन सा सवाल आई विल नॉट अटेम्प्ट। जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़े, मान लीजिए 99% बच्चों ने भी वो सवाल नहीं पढ़े होंगे, उनमें दिमाग नहीं लगाना है। कुछ ऐसा सवाल है जो पढ़ा हुआ है पर थोड़ा ट्रिकी है, देयर यू कैन गो फॉर 50-50, बट ओनली इन दोज केसेस जहां आपने जो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट करें, वो तुक्का नहीं मारा कि नॉर्थ है कि साउथ है, नहीं। व्हेन यू नो कि दो तो हो ही नहीं सकते, व्हेन यू आर श्योर, तब उन दो में आप कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से गैस वर्क। पर वो कैसे करना है वो हम क्लास में देखेंगे, वो मैं बिना ऐसे आपको बता नहीं सकता कि कैसे करना है। बस यही एक ही डाउट।
तो ये तो हो जाएगा इस तरीके से। देखो प्रीवियस ईयर जैसे हमने जो देखा, जैसे मैंने क्या करा, मैंने पूरे CDS के, पूरे NDA और CAPF के भी सवाल इसमें इंक्लूड करें। सर भी वही कर रहे हैं कि हमारे PPTs में ऑलमोस्ट उस टॉपिक से जितनी लाइंस आई हैं वो सारी लाइंस होनी चाहिए, है ना, जो हम लोग पढ़ाएं क्लास में। तो मोस्ट ऑफ 25 ईयर के सवाल हम करा देंगे यहाँ पे। बट स्टिल क्या होता है, सवाल कराना फिर उसकी प्रैक्टिस करना, दोनों अलग अलग चीज़ें, जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ें। तो आपको घर में जाके एटलीस्ट सिविल सर्विसेज के पास्ट ईयर की प्रैक्टिस कर लेनी। जैसे सर ने करवाए हैं 10 ईयर पढ़े हैं, 10 आवर में वो खत्म हो जाएगा। 10 साल का सवाल हिस्ट्री का, 10 साल का सवाल इकोनॉमी का भी पढ़ा है, वो भी खत्म हो रहा है 10 घंटे में। 10 साल का सवाल हमारे यूट्यूब में बढ़िया से डिस्कस किया हम लोग, एक एक ऑप्शन पे बात किया है। उस पर आपको दो चीज़ पता चलेगी कि एक तो जब मारते हैं तो मारते कैसे, सवाल उसमें कैसे मारते हैं। जैसे मैं उस पर यह भी बताया हूँ कि जैसे इस सवाल मेरे को नहीं आ रहा है, इस केवल एक ऑप्शन आ रहा है, बट वही नीडेड था उस सवाल के जवाब देने की। तो जब आप वो प्रीवियस ईयर करेंगे, जैसे अपने मन से आप कर सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। रीज़न बीइंग कि आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका एक ऑप्शन सॉल्यूशन देखेंगे, फिर 4 ऑप्शन होते हैं। असल में प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या होता है करने का, चारों ऑप्शन को करना। जनरली हम प्रीवियस ईयर करते कैसे हैं, एक ऑप्शन सही है, उसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया बस, अगला ऑप्शन उस, एक्चुअली प्रश्न आते हैं उस टॉपिक से, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, किसी ने ऑनलाइन में सवाल पूछा है कि क्या कुछ कॉमन पॉइंट होंगे इसमें जो मेंस के भी होंगे। एक्चुअली प्री मेंस कुछ अलग है ही नहीं है। अभी मैं एनवायरनमेंट का केवल आपका सिलेबस डिस्कशन करूंगा, उसी में आपको पता चल जाएगा कि मेंस का भी बहुत सा कुछ तैयार हो गया और प्री के तो बहुत से सवाल तैयार हो जाएंगे केवल 1-1.5 घंटे की क्लास में, इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेंगे। तो ये आपका हिस्ट्री हो जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होंगे, तो आपको अलग से जोहमत नहीं करनी होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप घर पे मेंस पे फोकस कर पाएँ। और प्रीलिम्स निकालने का मतलब तभी है जब आप मेंस को भी टारगेट करें, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मेंस आप छोड़ते चले गए, खासकर अभी के 2 से 3 महीने। जैसे यहाँ हम करा ही रहे प्रीलिम्स, आपको हम लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फ्री कर देंगे, तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स में पूरा रम जाएंगे। आप इतना फैक्ट डेटा सब कुछ होगा और 90% चीज़ें याद होंगी आपको, तो आपको मेंस में पढ़ने में मन भी लगता है। अभी क्या मैं देख रहा हूँ बच्चों में, बहुत से बच्चे मेंस इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा मेंस, वो कह रहे हैं प्रीलिम्स ही नहीं हुआ 2 बार मेरा, मैं क्या करूँ, मेंस ही पढ़ के मैं क्या कर लूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और उसका बहुत बड़ा कारण है हमारी ऑथेंटिसिटी। कि वी ऑल, मतलब 3 लोग ही मेनली हम पढ़ाएंगे, सागर गुप्ता सर और लोकेन सर। लोकेन सर अभी आ नहीं पाया कि इसलिए वो नहीं है, वो पॉलिटी लेंगे। और इस पर जैसे एक्सपर्टीज़ अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है। जैसे सर का हिस्ट्री पे एक्सपर्टीज़ है, तो सर के जितने मार्क्स प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है, तो हिस्ट्री में 90% एक्यूरेसी मेंटेन की। मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में मेंटेन करता हूँ, इकोनॉमी में मेंटेन करता हूँ, लोकेन सर पॉलिटी में करते हैं। तो हम सब अपना पूरा जैसे मेंटेन करते हैं वो सब चीज़ यहाँ बताएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे इसलिए हमने टॉपिक तक लिख दी है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कि एक टॉपिक खोल के लिख दिया है। इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा है कि ऐसे नहीं हो रहा था, तो हम लोग अलग से अभी करेंगे उसको, ठीक है। अब ये जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में भी सर ने पूरा लोकेन सर ने जो बनाया है उसमें एक एक बता दिया कि किस दिन क्या पढ़ेंगे। और अगर आपको जैसे जिस लोगों का बहुत ही ज़्यादा डर लगे, तो वो इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकता है। जैसे एक दिन में प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी और फंडामेंटल राइट का कुछ पार्ट पढ़ना संभव है। अगर हम इस क्रोनोलॉजी से भी चलें तो भी आप अप्रैल तक तैयार होंगे। घर में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं 2-3 घंटे घर में भी पढ़ना चाहता हूँ, 4 घंटे, तो भी आप इस क्रोनोलॉजी से भी पढ़ सकते हैं। इस क्रोनोलॉजी पढ़िए, इतना पढ़ के आइए, या उसके बाद जाके पढ़ लीजिए, तो आपको पूरा लगभग 16 क्लास हमने दी है इसको, ये पूरी कंप्लीट होगी। तो जो मिसलेनियस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह, सब एक एक बॉडी करके हम लोग, और प्रीवियस ईयर तो सारे उठाएंगे हम लोग, तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मेन कुंजी प्रीवियस ईयर है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा इकोनॉमी है। इकोनॉमी की हमने 13 क्लास बनाई है, और यही 13 क्लास से आपका पूरा सिलेबस आएगा प्रीलिम्स में। मेंस में थोड़ा इकोनॉमी और एक्स्ट्रा आती है, तो बेसिक हमारा टारगेट अभी आपका प्रीलिम्स है। मेंस में इसमें 6-7-8 यूनिट और ऐड करनी, मतलब 30 क्लास चाहिए होती है इकोनॉमी के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए। और जनरली पता नहीं क्यों टीचर 60-60 क्लास पढ़ा रहे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री की ऑप्शनल में जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ा देते हैं, जीएस में उतनी की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी चलो पढ़ा दो आप, उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकलना। द आयरनी इज दैट, है ना। तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस करना है कि एग्जाम क्लियर हो, उस परचेज से पढ़ना है।
और इसकी वजह से क्लास में ह्यूमर रहेगा, बट आपको मजाक नहीं होगा। ह्यूमर रहेगा, मजाक क्या नहीं होगा, जोकिंग नहीं होगी, क्योंकि जोक करने का मतलब है आप सिलेबस से पीछे हट रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इसमें हमारा मैंने एक दो क्लास एक्स्ट्रा कर दी थी, इसमें एक दो क्लास इसलिए एक्स्ट्रा कर दी कि 500 सवाल कुछ टीचर्स देते हैं, वो 500 सवाल भी हम क्लास में कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों मैंने इसीलिए रखा था, क्रम्पल जोन रखा था कि कभी क्या पता कुछ चीज़ हम ना कंप्लीट कर पाए तो बढ़ जाए। तो हम ये 15 क्लास में आपके पूरे इकोनॉमिक सर्वे से लेके कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने के बाद 500 सवाल जो आएंगे वो भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला जो होगा अगला साइंस एंड टेक। साइंस टेक का एक फंडा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आप पढ़ के सही नहीं कर सकते, क्योंकि तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमने क्या किया, बेसिक जो टेक्नोलॉजी वाले सवाल हैं, तो एक चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और मैंने एक टॉपिक और जोड़ दिया था जो मेरा एनालिसिस था कि ज़्यादातर सवाल बायो से जो आते हैं वो डिसीज और न्यूट्रिशन चैप्टर से आते हैं, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट्स में हो। तो वो चैप्टर भी हमने इस पर जोड़ दिया। हो सकता है एक आधा लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाए, तो एक्स्ट्रा क्लास हम संडे को लेंगे या सैटरडे को लेंगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज के टाइम पे। प्रीलिम्स ना निकलने की सबसे बड़ी वजह है करंट अफेयर्स। कल मेरे पास 4 स्टूडेंट आए थे, उनमें से एक की इंटरव्यू कॉल भी आई, वो चारों एक साथ पढ़ते थे, मेरे फ्रेंड के भाई लोग हैं सब। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरा दोस्त वो जानता था, तो उसने कहा मैंने इन लोगों को करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने दिया, बस रोक के रखा। हम 8 दिन महीने का करंट अफेयर्स पे खर्च करते हैं, और एट द एंड क्या मिलता है, कुछ याद नहीं रहता। ऐसी घटिया मैगजीन्स आ गई है मार्केट में कि वो सब कुछ फंसाने के चक्कर में आपको कुछ नहीं याद करने देते। ट्रांसलेशन इज लाइक हेल, ठीक, समझना मुश्किल होता है क्या ट्रांसलेट किया गया है। और एक चीज, करंट अफेयर्स 2-3 साल का पूछ रहा है, यह भी एक वजह है कि आप करंट अफेयर्स के सवाल नहीं कर पाते। जैसे पिछली बार मियावाकी पूछा, वो 3 साल पहले चर्चा में था, पूछा 3 साल, 2 साल बाद, 1 साल बाद, है ना। तो 2 साल पहले जो चर्चा में है, 1 साल बाद पूछा जा रहा है। तो हमारा, जैसे मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की करंट अफेयर्स लूंगा, साइंस एंड टेक की टीचर लेंगे, इकोनॉमी की मान लो मैं लूंगा या कोई दूसरा टीचर लेगा, तो इस सब की बेसिकली करंट अफेयर्स इन्हीं 4 टॉपिक से आता है, और कोई करंट अफेयर्स आता नहीं, ठीक। 3-3 घंटे के हम लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू लेंगे इसको, और आप लोग करेंगे तो पिछली बार का पढ़ा हुआ है मेरा वीडियो, आप चाहें तो देख लें, 200-250 टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक। तो अब 2 साल का आप 6, 8, 10, 12 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं ना करंट अफेयर्स, तो आप 2 साल के कवर सकते हैं। अदरवाइज मैगजीन को ऐसे देखें, अगर आप जो मार्केट में मैगजीन्स चल रही हैं, उनका 150 पेज की मैगजीन होती है ऑलमोस्ट, शायद, है ना। 150 पेज में अगर फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करें तो वो तकरीबन हो जाती है 250 पेज की, 200 तो हो ही जाती है। साल भर में अगर केवल साल भर की पढ़ें तो 12 मैगजीन होती है। 12 मैगजीन पढ़ने में 2400 पेज हो गए। 2400 पेज प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या रिवाइज करना? नहीं पॉसिबल है। ऐसा मैगजीन क्यों बनाते हैं मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। ऐसी मैगजीन नहीं बनानी चाहिए। हमें बीइंग अ टीचर भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि मैं क्या चीज़ छांट के लाऊं जो आपको दे दूं कि आपको सहायता मिले, ना कि आपकी लाइफ को मुश्किल करना। ऐसे तो गूगल में सब कुछ पड़ा है, यू कैन डू एनीथिंग, आप करिए सर्च, सब कुछ मिल जाएगा, बट वो क्या आपके लिमिट में है? नहीं है ना। तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स को भी, इसके 6 आवर्स होगी, ये भी लगभग 6 आवर होगी, ठीक है। इकोनॉमी भी लगभग 6 आवर होगी। तो 18 घंटे में जितनी मैगजीनें आएंगी उन सबका क्रक्स होगा, इसमें सब होगा। तो आपको मेरे हिसाब से अभी महीनवारी मैगजीन अब तो बंद कर देनी चाहिए। हम कराएंगे, उसके बाद आपको पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता सेटिस्फैक्शन ना मिले, ठीक है। मेन फोकस करिए कोर पे, क्योंकि कोर इतना ज़्यादा आता है कि आप तकरीबन 90 सवाल कोर से आते हैं। जो करंट भी है वो भी उसका कोर पूछता है। इलेक्शन कमीशन न्यूज में है तो इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर कोर में आप सही से हिट कर दें तो अपने आप आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। यही वजह है मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आने की। अच्छा, इंजीनियर कितने लोग हैं इस क्लास में? ठीक है। और साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? तो इसमें क्या होगा, बहुत से लोग, 2 एग्जाम और होने हैं साथ में, एक IRMS और एक फॉरेस्ट। तो कई बार आपका फॉरेस्ट मजाक में निकल जाता है, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट का प्री निकलना चाहिए। मेरे कई दोस्तों के साथ, एक मेरी स्टूडेंट है तमाली, वो फर्स्ट अटेम्प्ट दी, वेस्ट बंगाल से है। उसका सिविल सर्विसेज तो नहीं हुआ, इंटरव्यू दी, बट फॉरेस्ट सर्विस हो गया। क्यों?
क्योंकि उसने इतना कट ऑफ के ऊपर मार्क्स स्कोर किया था। तो आपको केवल कट ऑफ मान के नहीं चलना है, कट ऑफ के ऊपर जितना ज़्यादा मार्क्स है उतने ही पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है। जैसे जब आप प्रीलिम्स दे के निकलते हैं, उस इन बिटवीन अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं तो रोज मार्क्स ही जोड़ता रहता है आदमी कि किस में ज़्यादा आए किस में कम आए। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा, इस 3 घंटे इसको पढ़ाएंगे, बाकी 6 घंटे। तो करंट अफेयर्स भी आपका 18-21 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स कवर होगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बाकी मैं पढ़ाते वक्त बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर्स की तो अपने सिलेबस में भी बताएंगे ही हम लोग, जो हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है।